केव डाइविंग और नॉर्मल स्कूबा डाइविंग दोनों में बहुत फ़र्क है। स्कूबा में नॉर्मली लोग ओपन वाटर के अंदर जाते हैं, जहां अगर कोई मसला हो जाए तो सिर्फ एक पुश डाइवर को ऊपर की तरफ धकेल देता है। लेकिन केव डाइविंग के अंदर साइड से और ऊपर चारों तरफ गार के पत्थर होते हैं और बस एक नैरो रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, इक्विपमेंट फेल हो जाए, चाहे डायरेक्शन याद ना रहे, तो समझो गेम ओवर। केव ड्राइविंग वो एक स्पॉट है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कैजुअलिटी रेट पाया जाता है। अब आपको बता दूं कि स्विमिंग में हर 1 लाख हिस्सा लेने वाले लोगों के अंदर 1.77 डेथ देखी गई है। इसी तरह बेस जंपिंग में 43 और केव डाइविंग की बात करें तो हर 1 लाख डाइवर्स में 138 कैजुअलिटी होती हैं। हर साल दुनिया भर के अंदर 25 से लेकर 30 डाइवर्स इस स्पॉट में दम तोड़ देते हैं। अगर आपको ये नंबर छोटा लगे तो आपको बता दूं कि केव डाइविंग में हिस्सा लेने वाले लोग ही बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम होता है। अब फ्लोरिडा में मौजूद शर्लॉक स्प्रिंग्स एक मेज की तरह है, जहां कुछ टनल एंड्स होते हैं और कुछ डायरेक्ट मौत की तरफ ले जाते हैं। केव की डेप्थ यानी केव की गहराई 80 से 120 फीट तक होती है और पानी के टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो वो नॉर्मली क्रिस्टल क्लियर होती है। अब 17 नवंबर 1991 की सुबह का वक्त था। मौसम बिल्कुल सही था। हल्की हल्की धूप पानी के ऊपर पड़ रही थी, इससे पानी चमक रहा था। और WKPP यानी वुडविल कोस्ट प्लेन प्रोजेक्ट के कुछ प्रोफेशनल केव डाइवर्स एक मिशन पर निकले। उनका मकसद था कि गार के अंदर नए रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे और एक नया मैप बनाएंगे। उन डाइवर्स में 2 नए डाइवर्स भी शामिल थे, बिल और पार्कर। ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और एडवेंचर का जुनून इनके सर पर सवार था। उनके लिए सिर्फ एक डाइव नहीं थी, बल्कि अपनी हद को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने का एक बहुत सुनहरा मौका था। पर उन्हें क्या मालूम था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। शर्लॉक स्प्रिंग का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक छोटे से तालाब का तस्वुर आता है, क्योंकि उसके ऊपर ये बस 56 मीटर के गोल चश्मे की तरह लगता है, जिसकी गहराई सिर्फ 9 मीटर लगती है। लेकिन अगर असली कहानी बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत गहरा और बहुत खूबसूरत मंजर छुपा होता है। एक ऐसा लाइमस्टोन केव सिस्टम जिसकी गहराई लगभग 91 मीटर तक गहरी होती है। टनल्स, चैम्बर्स और अंदर के रास्ते इंसानों के एक और दुनिया का एहसास कराते हैं। ये केव वकूला केव सिस्टम का एक हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर केव नेटवर्क में से एक है। एंटी से शुरू होता है और पतले पतले रास्ते, छोटे छोटे रास्ते, जिसे स्कॉट्स रिस्ट्रिक्शन जोन कहा जाता है, ये इतना तंग होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक डाइवर्स ही इससे पार निकल सकता है। साथ ही इतना नैरो भी कि यहाँ से गुजरते वक्त डाइवर्स के कंधे और टैंक पत्थर से टकराते रहते हैं, यानी रगड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये जोन खत्म होता है, उनके सामने एक बहुत शानदार नजारा खुलता है। बिल्कुल ऐसा जैसे समुद्र के अंदर कोई हाईवे टनल जोन बना हो। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है और उतनी खतरनाक भी होती है। उस दिन WKPP की टीम अपनी एक मिशन के लिए निकली, जिसमें उसने डाइवर्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सबको अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। सबसे पहला ग्रुप था जो गार के अंदर एंट्रेंस के पास सरफेस पर रुका था। उनका काम था कि पूरे मिशन को मॉनिटर करना, टाइम नोट करना और इमरजेंसी के वक्त फौरन मदद के लिए पहुंच जाना। ये टीम ऊपर एक सेफ्टी लाइन की तरह काम कर रही थी। दूसरा ग्रुप उन डाइवर्स का था जिन्होंने डिकम्प्रेशन टैंक्स को ठीक जगह रखना था। ये सिलेंडर्स उन जगह पर लटकाए गए थे जहां डाइवर्स को वापस आते हुए सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल सके। और ये काम मिशन का एक बैकबोन माना जाता है, क्योंकि बिना डिकम्प्रेशन स्टॉप्स के कोई डाइवर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तीसरा ग्रुप लाइन और सेफ्टी चेक्स का जिम्मेदारी संभाला हुआ था। वह गाइडलाइंस को ठीक से फिक्स करते, एक्स्ट्रा बैकअप देते और इंश्योर करते कि आगे का रास्ता ठीक है या नहीं, आपके लिए महफूज है। और जो चौथी टीम थी, उनका काम था केव को एक्सप्लोर करना। और अब बजते हैं सुबह के 10। करीब सारी टीम पानी में उतर गई। बिल और पार्कर दोनों ने अपने स्कूटर्स और टैंक्स चेक किए, अपनी सारी किट चेक की, फिर छोटी सी दुआ की और अपनी केव के अंदर उसकी गहराई में घुसे चले गए। 20 मीटर नीचे उनकी मुलाकात जॉर्ज से हुई, जो उसी की टीम का हिस्सा था। थोड़ा आगे जाकर वो स्कॉट्स रिस्ट्रिक्शन जोन के पास पहुंच गए। अपनी बायोएनसी एडजस्ट करते हुए स्कूटर्स की मदद से वह आगे बढ़ते चले गए। जल्दी वो वाकुला नाम एक बड़े चैम्बर में पहुंच गए। मंजर इतना शानदार था कि जैसे कोई इंसान को लगे कि वो खुले आसमान में तैर रहा हो। अब 40 मिनट के अंदर वे ग्रैंड कैनियन 4 तक पहुंच गए और प्लान के मुताबिक वे नीचे उतर गए।
टनल काफी पतली थी लेकिन स्कूटर सही काम कर रहे थे। 25 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद वो लोअर वकुला रूम तक आ गए, जहाँ से उनको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। वो तन केव के अंदर भी बहुत आजाद महसूस कर रहे थे। इसी पॉइंट पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। दोनों ने ये देखा तो वो वापस लौटने का फैसला लेते हैं, पर उनको क्या मालूम था कि उनकी ये आजादी अब शायद यहीं तक थी। जब वे ग्रैंड कैनियन के मोड़ पर वापस आए, टनल एकदम से बदल गई। पानी में मिट्टी फैल चुकी थी, विजिबिलिटी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यूं समझे कि उन्हें अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। ग्रैंड कैनियन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले वो छोड़ कर आए थे। ये एक ऐसे खतरे की घंटी थी जिसे बिल और पार्कर दोनों ने अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था। सामने का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब गाइडलाइन पकड़कर वह आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ थोड़ा सा और चलना है और स्कॉर से रिस्ट्रिक्शन हम जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि सामने का रास्ता तो बंद हो चुका है। एक मिट्टी के ढेर ने ऊपर के रास्ते को बंद कर दिया है और हमारी गाइडलाइन भी इसी मलबे में दब चुकी है। इस वक्त उनका ऑक्सीजन टैंक बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। ये देखते ही वो दोनों पैनिक मोड में चले गए। बिल ने पार्कर को इशारा करते हुए अपने स्लेट पर एक चीज लिखी। उसने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी लाइन चेक करके आता हूँ कि हम सही रास्ते पर आए भी हैं या नहीं। वह वापस मुड़कर रास्ता चेक करने के लिए गया तो उसने देखा कि हम तो बिल्कुल सही रास्ते पर आए हैं, और उसको ये बात लाइन मार्कर से कंफर्म करने पर मालूम पड़ा कि यही एग्जिट का रास्ता है। बिल ने सोचा कि मैं जल्दी से जाकर पार्कर को बताता हूँ कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर आए हैं। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद वह जब वापस लौटता है तो वह देखता है वहां पर तो पार्कर मौजूद ही नहीं है। अंधेरी गार में अब बिल बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसने टॉर्च से चारों तरफ देखा, पर क्या करता, वहां तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मगर तभी उसने महसूस किया कि मिट्टी के ढेर से हल्का सा पानी बाहर आ रहा है। उसे लगा कि शायद पार्कर वहीं से घुसकर दूसरी तरफ निकल गया होगा और वो केव के बाहर चला गया होगा। पर अब ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर ही पहुंच चुका था। उसने खुद मिट्टी खोदना शुरू कर दी और हर सेकंड उसे लगता था कि जैसे मौत उसके करीब आती जा रही है। मिट्टी का हिस्सा सिर्फ 2 मीटर लंबा था, लेकिन बिल के लिए वह मीलों का रास्ता बन गया था। आखिरकार वह जगह बनाकर अंदर घुसने में कामयाब रहा और टनल के ऊपर दूसरी तरफ निकल गया। बिल ने देखा कि गाइडलाइन से एक रेगुलेटर लटक रहा है, लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि उसका अपना ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। वो बस सांस रोककर किसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वो 30 मीटर की गहराई पर उस डिप्रेशन स्टेशन तक पहुंच गया और बोतल से ऑक्सीजन लेकर एक गहरी सांस भरी। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी पार्कर की ऑक्सीजन बोतल पर, जो बिल्कुल अनटच्ड लटकी हुई थी। मतलब पार्कर यहाँ अभी नहीं पहुंचा था। अगर पार्कर मलबे और मिट्टी के ढेर के पास भी नहीं था और ऊपर भी नहीं आया, तो आखिर ये गया कहाँ? यही सोच उसे बहुत परेशान कर रही थी। बिल का दिल अब बिल्कुल टूट चुका था। उसको फीलिंग आने लगी थी कि शायद उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस वक्त डिप्रेशन टीम का मेंबर जॉर्ज नीचे आया। बिल ने स्लेट पर लिखकर उसे बताया कि पार्कर शायद इस दुनिया में नहीं रहा, जिस पर जॉर्ज ने बिल को ऊपर लाने की कोशिश की। लेकिन बिल इतना सदमे में था कि वह पार्कर के बगैर वापस ऊपर भी नहीं जाना चाहता था। जॉर्ज वापस ऊपर गया और दूसरे डाइवर्स को बुलाकर लाया, जिससे वे लोग जबरदस्ती करके बिल को ऊपर ले गए। पार्कर की गैर मौजूदगी ने गार के बाहर सबको सदमे में डाल दिया था। डाइवर्स ने दोबारा उसी केव में जाकर देखा जिस स्पॉट पर वह गायब हुआ था। वहां उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ था तो उसका रेगुलेटर और उसका एक सिलेंडर जो अलग पड़ा हुआ था। अगली सुबह पार्कर की लाश गार के ऊपर तैरती हुई मिली, जिससे पता चला कि उसने अपने गियर छोड़ दिए थे और सिर्फ वेट सूट पहना हुआ था। फिर आखिरकार उसने अपना गियर क्यों उतारा था? शायद उसने ये सोचा था कि बायंसी उसे ऊपर की तरफ ले जाएगी। वह डिकम्प्रेशन टैंक से सिर्फ चंद मीटर दूर बेहोश हो गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस वाक्य के कई सालों बाद साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन की तो असली वजह सामने आई। मालूम पड़ा कि डाइवर्स अंदर जाते वक्त 20 मीटर की गहराई पर डिप्रेशन कर रहे थे। उनकी बबल्स केव की छत के नीचे जमा हो रहे थे। ये बबल्स आहिस्ता आहिस्ता छत पर बायंसी का इफेक्ट डालने लगे, जिसकी वजह से छत कमजोर पड़ गई। और जब जॉर्ज बाहर निकला तो पीछे से छत का हिस्सा टूट कर गिर गया था। उसे टूटने से एक लैंडस्लाइड हुई और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इन्वेस्टिगेशन से ये भी बात सामने आई कि पार्कर जब वापसी में मलबे के पीछे ब्लॉक था, उस वक्त वो समझ गया था कि रास्ता यही है। तभी उसने बिना टाइम जाया किए हाथ से अपनी खुदाई शुरू कर दी थी।
ताकि जब बिल वापस आए तो उसे रास्ता ऑलरेडी बना मिलेगा। पर शायद इसी दौरान उसका ऑक्सीजन कम हुआ और इसे बिल को ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि तुम्हारे लिए मैंने रास्ता बना दिया है। अगर उस दिन पार्कर ने रास्ता बनाकर अपनी जान की कुर्बानी ना दी होती तो शायद आज बिल भी उसी मलबे के नीचे दम तोड़ चुका होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।